हेलो बच्चों, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। इससे पहले हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स किसी गिवन एक्सिस के अलोंग कैसे करते थे। हमें एंगल थीटा दिया होता था किसी पर्टिकुलर एक्सिस से, तो हम उसके अलोंग और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालते थे। अब इससे एक स्टेप आगे जाएंगे हमें थीटा नहीं दिया होगा, हमें एक पर्टिकुलर वेक्टर दिया होगा कि इस वेक्टर के अलोंग और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। तो इस फिगर में आप देखिए, आपको ब्लू कलर से एक वेक्टर बी शो हो रहा है। इसके अलोंग आपको ये जो रेड कलर से वेक्टर ए शो हो रहा है, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स निकालने हैं बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर। पहले आपको यहाँ पर एक थीटा दिया होता था, अभी आपको वो नहीं दिया हुआ है। दिस एंगल थीटा इज नॉट गिवन टू यू। ठीक है, तो ए के कंपोनेंट्स आप देखो सिंपली डायग्राम में कैसे बनाओगे। पहले मैंने एक रेड एरो से पी शो कर लिया है, ए को कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है। पी अलोंग बी है और क्यू जो रेड से शो कर रहा हूँ मैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू बी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं। हमें P इज अलोंग वेक्टर B एंड वेक्टर Q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। सो P और Q हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली इक्वेशन तो हम ट्रायंगल रूल से, इस ट्रायंगल से यही लिख सकते हैं कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर A, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन जाएगी वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर A। ये मेरी पहली इक्वेशन है, राइट। इसके बाद आप देखो, P निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड की, एक उसके डायरेक्शन की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P क्या होगा, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं कि इस हाइपोटेन्यूज का कॉस थीटा जो आएगा वो बेस हो जाएगा, और बेस कुछ नहीं बल्कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, दिस हाइपोटेनियस लेंथ इज वेक्टर A का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। ऑल राइट, अब आपको इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन तो इसका B जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही P वेक्टर का डायरेक्शन होगा, क्योंकि इसके अलोंग है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। ठीक है, अब इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर along P इक्वल टू यूनिट वेक्टर along B। जब भी कोई वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो ऑब्वियसली उनके यूनिट वेक्टर सेम हो जाएंगे। इसका मतलब P कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, B कैप, और B कैप की वैल्यू क्या है, वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, अब इन दोनों से, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, यूजिंग 2 and 3 हम P वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ P टाइम्स यूनिट वेक्टर ऑफ P। अब दोनों वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, वेक्टर A कॉस थीटा टाइम्स वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब इसमें एक काम करना है कि ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है B के, मॉड A मॉड B कॉस थीटा वेक्टर B अपॉन मॉड B का स्क्वायर। ऊपर नीचे मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ B से इंटू कर दिया है। तो अब जो ये टर्म बनता है
ए और बी कॉस थीटा, ये कुछ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वेक्टर पी को लिखूँगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी टाइम्स बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर। तो फाइनली मेरी इक्वेशन बन जाती है पी की वेक्टर बी टाइम्स वेक्टर बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर। ये मेरा पी आ गया। अब जैसे ही मेरा पी आ गया मैं वापस जाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए, और पी रख दूंगा तो मेरा क्यू आ जाएगा। पुट इन फर्स्ट q इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर p, क्या हो जाएगा, वेक्टर a माइनस a डॉट b टाइम्स वेक्टर b अपॉन मॉड b का स्क्वायर। ये हो जाएगा q। ठीक है, तो आपको बेसिकली p निकालने आना चाहिए, q तो आप निकाल ही लोगे। a का b के जब भी अलॉन्ग कंपोनेंट करना है तो सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद वेक्टर b अपॉन मॉड b के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका वेक्टर p आ जाएगा। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलॉन्ग वेक्टर b। अब इसमें दो केसेस हैं। केस वन आपने ऑलरेडी जो कर लिए हैं। केस वन जब थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री है, जिस केस के लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं जब थीटा लेस देन 90 है। इस केस में आप देखो ए का कंपोनेंट p जो है वो b के अलॉन्ग सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि cos थीटा इज पॉजिटिव, इसका मतलब a डॉट बी पॉजिटिव आ रहा है। a डॉट बी पॉजिटिव आ रहा है तो p आपका b वेक्टर के सेम आ रहा है। दिस ये वैल्यू स्केलर है। दिस क्वांटिटी इज ए स्केलर। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब p का वेक्टर की डायरेक्शन और b वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इसको लिख लीजिए, इम्प्लाइज p एंड b आर इन सेम डायरेक्शन। केस टू क्या है, थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा है। ये वाला केस जो आप फिगर में देख रहे हैं, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस केस में जब वेक्टर ए के कंपोनेंट्स करेंगे आप बी के अलॉन्ग और बी के परपेंडिकुलर पी और क्यू, तो पी जो है बी से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस थीटा आपका लेस देन 0 आएगा और ए डॉट बी आपका नेगेटिव आ जाएगा। ए डॉट बी जब नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा बी के पहले, तो पी की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी लिख लीजिए। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर बी आर ऑपोजिट। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। आपको गिवन है कि वेक्टर 1i प्लस 1j और दूसरा वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपको कहा है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a निकालना है, यहाँ पर a लिखा होगा, अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू b। तो क्या होता है, आप एक रफ डायग्राम पहले ये बना लेंगे। जिस आपका वेक्टर a हो गया और ये आपका वेक्टर b है, तो फिर आप इसका एक कंपोनेंट करेंगे, इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे Q, राइट। तो वेक्टर P निकालने का क्या फॉर्मूला है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B टाइम्स
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालना है हमें। ये कितना होगा, इसको आपको तुरंत निकालना आना चाहिए। दिस शुड बी 2 + 3 + 0 5। इसके बाद हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, वो कितना होगा, √2² + 3² + 4²। कितना हो जाएगा ये, √29। ठीक है, तो ये p में आप पुट कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स b क्या है 2i + 3j + 4k अपॉन √29 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, 5/29 2i + 3j + 4k। तो ये हो जाएगा वेक्टर p। वेक्टर q निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे आप, यूज दिस फॉर्मूला। a की वैल्यू क्या थी, 1i + 1j, 1i + 1j माइनस क्या कर देंगे 5/29 टाइम्स 2i + 3j + 4k। ठीक है, ये आप माइनस कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका वेक्टर q हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा, 1 - 10/29 i कैप + 1 - 15/29 टाइम्स j कैप - 20/29 टाइम्स k कैप। तो ये हो जाएगा आपका 19/29 i कैप + 14/29 j कैप - 20/29 k कैप। दिस विल बी योर आंसर फॉर वेक्टर q। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप डिराइव करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा cos थीटा मान के, तो आपको ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। इसके एप्लीकेशन से आप p निकाल सकते हैं, p निकाल के आप तुरंत q निकाल लेंगे। अब इसके बेसिस पे एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऑलरेडी जेई में आ चुका है, और ये ऑप्टिक्स है इसका एप्लीकेशन। देखिए, इसमें आपको एक प्लेन मिरर का केस दिया हुआ है कि इस पर एक इंसिडेंट रे आती है और वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो आपको क्वेश्चन में इंसिडेंट रे का वेक्टर और नॉर्मल का वेक्टर दिया होगा, आपको रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर निकालना होगा। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप बेसिक से चलेंगे तो ये भी 2 लाइन में ही हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपको एंगल ऑफ पता होना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है पहला, कि आगे आप ऑप्टिक्स में ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं, पर बेसिक आपको पता होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ये पहला है। और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। तो यहाँ दोनों मैंने थीटा दिखाया है। ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये आपका प्लेन मिरर है, रेड कलर से जो दिख रहा है ये इंसिडेंट रे है, और जो ब्लैक कलर से डॉटेड में दिख रहा है ये आपका नॉर्मल है, और ग्रीन कलर से ये रिफ्लेक्टेड रे है। एरो आप समझ सकते हैं, इंसिडेंट रे का मिरर की तरफ है, रिफ्लेक्टेड रे का मिरर से आउटवर्ड है। ठीक है, तो आपको इंसिडेंट रे वेक्टर दिया होगा क्वेश्चन में और नॉर्मल रे वेक्टर, आपको रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि इंसिडेंट रे वेक्टर और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है। ये एंगल थीटा नहीं होगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि को इनिशियल होने चाहिए एंगल डिफाइन करने के लिए। तो को इनिशियल बनाने के लिए मैं आई को क्या करूँगा, उठा के नीचे शिफ्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। मैंने पहले ये डॉटेड की तरह थी, अब इसको आगे नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ये थीटा ना होके यह 180 - थीटा होगा, राइट। तो एंगल बिटवीन आई एंड एन इज 180 - थीटा। ठीक है ना। अब ये पहले ये वाली इंसिडेंट रे थी, अब इसको मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये आई बन गया। तो अब मेरा जो डायग्राम है आई एन मेरा बाहर की तरफ ऊपर दिख रहा है और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह दिख रही है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे आई को इन्वर्ट कर देना है।
आपको पता है कि कोई वेक्टर अगर ए मुझे ऐसे दिया हुआ है तो मुझे अगर -a लिखना है तो मैं सिंपली एरो में पीछे कर दूंगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अगर मेरा आई नीचे की तरफ ऐसे है, -i मुझे बनाना है तो -i सिंपली डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और कुछ नहीं चेंज होगा। दिस विल बी माई -i, ठीक है, ये वाला वेक्टर। एरो इसका ऊपर हो जाएगा क्योंकि आई का वेक्टर नीचे, एरो नीचे था, -i का एरो ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट्स मुझे करने हैं नॉर्मल के अलोंग, जो कि मैं ग्रीन कलर से P शो कर रहा हूँ, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर, जो कि मैं Q से शो कर रहा हूँ। दैट इज कंपोनेंट ऑफ -i अलोंग नॉर्मल इज वेक्टर P, कंपोनेंट ऑफ -i परपेंडिकुलर टू नॉर्मल इज वेक्टर Q। आप इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। अब जबकि आपको -i के आपने दो कंपोनेंट्स कर लिए, P और Q, अब सिमिलरली रिफ्रैक्टेड रे के भी कंपोनेंट्स आपको इसमें अलोंग ही दिखेंगे। देखो ये दोनों ट्रायंगल, अभी मैं बताता हूँ कि ये -q मैंने क्यों लिखा है। आप इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो, एक ये रेड वाला और एक ये ब्लू वाला। इसमें देखो आप, ये 90 डिग्री है इसमें भी और इसमें भी। इसके बाद ये एंगल थीटा इसमें भी है, ये एंगल थीटा इसमें भी है। तो ऑब्वियसली 180 माइनस इन दोनों का सम ये वाला एंगल हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये साइड कॉमन है। तो इन दो ट्रायंगल में, इन दीज टू ट्रायंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स आर सेम। सेम का मतलब आपस में सेम, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 इसके 90 और ये थीटा राइट, एंड वन साइड इज कॉमन। इट मीन्स both triangles are congruent। अगर both triangles congruent होंगे तो ये वाली रेड वाली साइड और ये ब्लू वाली साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब इस एरो का डायरेक्शन इधर है, इस एरो का डायरेक्शन इधर है, तो अगर ये Q होगा डियर तो ये -Q हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, इसीलिए मैंने इसको -Q लिखा है। तो अब मेरा क्वेश्चन आसान हो रहा है। देखो मुझे अलोंग वाला वेक्टर P पता है जो दोनों के लिए कॉमन है, ये वेक्टर Q है तो ये वेक्टर -Q है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल से -i की इक्वेशन लिखता हूँ। लेट मी चेंज कलर। इस ट्रायंगल से, रेड वाले ट्रायंगल से, -i को मैं लिख सकता हूँ P प्लस वेक्टर Q। तो -i इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ठीक है। अब मैं ब्लू वाले ट्रायंगल में जाऊँगा, मैं वेक्टर R को क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर P प्लस ऑफ -Q वेक्टर। तो वेक्टर R को मैं लिखूँगा वेक्टर P प्लस -Q वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर I इज इक्वल टू 2P, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर क्या हो जाएगा, 2P प्लस I। अब हमें P निकालना होगा। P निकालने का क्या तरीका था, P व्हाट इज P, P है -i का कंपोनेंट n के अलोंग, दिस इज n। तो -i का कंपोनेंट n के निकालने के लिए आप क्या करोगे, -i लोगे, उसको डॉट प्रोडक्ट n करोगे, देन n लोगे और उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, दिस बिकम्स योर P। तो R क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ -i डॉट n वेक्टर n अपॉन मॉड n का स्क्वायर प्लस i, ये आपका R बन जाएगा। मैंने कहा ना, अगर आप बेसिक से चलोगे तो ये भी 2 लाइन में ही हो जाता है, बस थोड़ा सा इसमें टफ है कि आपको ध्यान ये देना होगा कि आपको पहले i को -i में चेंज करना है, देन -i के दो कंपोनेंट्स करने हैं P और Q, फिर Q वाला इधर ऑपोजिट होके -Q हो जाता है और वो -Q और P मिलके R आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको धैर्य रखना होगा और धीरे से आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये भी 2 लाइन में हो जाता है, ठीक है। मैं एक बार खुद से आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा सवाल है।
कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देख लेते हैं प्लेन मिरर्स के। आपको गिवन है ये ब्लू कलर से प्लेन मिरर शो हो रहा है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है और इसका नॉर्मल वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इंसिडेंट रे मेरी कुछ इस तरह डाउनवर्ड एरो से आ रही है, रेड कलर से जो डाउनवर्ड है। तो उसकी इक्वेशन मुझे लिखनी होगी। अगर इंसिडेंट रे वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, -2j। इस केस में माइनस इसलिए लगा है क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है और वाई एक्सिस मैंने ऊपर की तरफ माना है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो पलट के ऊपर चली जाएगी, पलट के ऊपर जाएगी तो इसका क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, +2j कैप। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला कि अगर नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो वो नॉर्मल के अलोंग ही ऑपोजिट डायरेक्शन में पलट जाती है रे, और उसका इक्वेशन में सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जा रहा है, मतलब साइन चेंज हो जा रहा है। इस केस में देखिए, इस केस में वाई एक्सिस के अलोंग मेरा मिरर रखा है, नॉर्मल एक्स के अलोंग है। फिर से इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, किस इक्वेशन से आएगी, -2i कैप। क्यों माइनस, क्योंकि प्लस एक्सिस इधर है और -x के अलोंग ये जा रही है। पलट के ये वापस इस तरह जाएगी, क्या इक्वेशन हो जाएगा, +2i कैप, क्योंकि अब ये +x के अलोंग चलेगी। थर्ड केस देखिए, मिक्सचर है ये, मिरर मेरा वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका नॉर्मल है, +x इसको बोलिए। मेरी इंसिडेंट रे आती है AI + BJ, हमको बताना रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको AI + BJ मतलब x कॉम्पोनेंट भी दिया हुआ है, y कॉम्पोनेंट भी दिया हुआ है, तो इसमें आपको इमेजिन करना होगा कि दो रेज आ रही हैं। इसको प्रॉब्लम को तोड़ दीजिए दो पार्ट में। पहला केस मानिए कि ये मिरर था आपका और ये नॉर्मल था x, तो सिर्फ AI वाला पार्ट आ रहा है। तो ये था AI वाला पार्ट, AI वाला पार्ट हिट करेगा तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या बन जाएगा, -AI। ठीक है, नॉर्मल के अलॉन्ग आ रहा था, पलट के -AI बन जाएगा। दूसरा था दूसरा पार्ट था BJ, जो कि कुछ ऐसे आएगा। तो जो BJ था ये तो इससे हिट ही नहीं कर रहा है, राइट। तो हिट नहीं कर रहा है तो ये नॉन पैरेलल ही ऐसे मिरर के निकल जाएगा, BJ हो जाएगा। तो फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर होगी वो -AI और BJ का सुपरपोजिशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर बन जाएगा -AI + BJ। ठीक है, आप इतना करते नहीं बैठेंगे क्वेश्चन में, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। आपको बेसिकली क्या करना है, जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलॉन्ग है उसमें माइनस उसका साइन चेंज कर देना है सिर्फ। इसमें देखो AI + BJ से आ रहा था, नॉर्मल के अलॉन्ग, नॉर्मल मेरा एक्स के अलॉन्ग है, तो नॉर्मल के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट मेरा ये था AI। तो मैंने क्या किया, रिफ्लेक्टेड वेक्टर में सिंपली -AI लिख दिया। बस इतना करना है आपको, और जो उसके अलावा जो भी कंपोनेंट है वो वैसे ही रहेंगे। ये केस है कॉर्नर रिफ्लेक्टर का, जो अभी हमने ऊपर बताया उसी का यूज़ करेंगे हम इसमें। देखो AI + BJ से मेरी इंसिडेंट रे वेक्टर आ रही है, ये है आपका मिरर 1, ये है मिरर 2। सबसे पहले मेरा मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे, नॉर्मल मेरा एक्स के अलॉन्ग है। तो अब बताओ, मैं ये अगर R1 कैप लिख लूँ तो व्हाट इज़ R1 कैप। R1 कैप का मैंने क्या बताया कैसे लिखना है, जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलॉन्ग है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो नॉर्मल मेरा एक्स के अलॉन्ग है, तो एक्स वाला कंपोनेंट क्या है, AI। तो R1 कैप मुझे लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका साइन चेंज कर दूंगा, -AI + BJ। ठीक, अब ये रे यहाँ पर मिरर 2 पे हिट करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके R बन जाती है। अब मेरा नॉर्मल Y के अलॉन्ग है, Y के अलॉन्ग नॉर्मल वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये। इसका साइन मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। तो वेक्टर R मैं कैसे लिख दूंगा, -AI टाइम्स -BJ। ठीक है, ये मेरा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर बन गया। अब आप खुद देखो कि मेरा इंसिडेंट रे वेक्टर ऐसे था, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चली जाती है, ये इधर से आ रही थी और इधर जा रही है। तो फाइन मेरा कॉमन सेंस से भी आप सोचो तो AI + BJ से आ रही थी, तो माइनस टाइम्स
इस पूरे के माइनस टाइम्स मेरा रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर आना चाहिए, और वही तो आ रहा है मेरा माइनस AI माइनस BJ। तो कॉर्नर रिफ्लेक्टर क्या करता है, इंसिडेंट रे को जस्ट पलट देता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि जेड अगर इंसिडेंट रे वेक्टर AI प्लस BJ है तो रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर हो जाएगा माइनस AI माइनस BJ। इसको आप लिख सकते हैं माइनस AI प्लस BJ, और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स इंसिडेंट रे वेक्टर। तो इसका यही नोट है, व्हेन अ लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड 2 टाइम्स बाय अ कॉर्नर रिफ्लेक्टर देन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल लाइट रे इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि हमने निकाला रिफ्लेक्टेड रे इज माइनस टाइम्स इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये 3 मिरर का केस देखते हैं, इसको कैसे करना है। सेम प्रिंसिपल लगाना है और एक लाइन में आंसर आएगा इसका भी। देखो इस केस में 3 मिरर का सेटअप है, ये M1 है ये वाला मिरर, दिस मिरर इज M2 एंड दिस मिरर इज M3। सबसे पहले मेरी इंसिडेंट रे वेक्टर आती है AI प्लस BJ से, मिरर 1 को हिट करती है। इसका नॉर्मल बताओ किस तरफ है, माइनस एक्स के अलॉन्ग है। अब माइनस एक्स प्लस एक्स मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि नॉर्मल किसके अलॉन्ग है, एक्स की वाई अलॉन्ग। एक्स एक्सिस हमने इधर लिया हुआ है प्लस एक्स, और प्लस वाई मेरा ऊपर की तरफ है, तो ये एक्स के अलॉन्ग मेरा नॉर्मल आएगा, राइट। तो अगर एक्स के अलॉन्ग नॉर्मल आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स वाला कॉम्पोनेंट के साइन चेंज कर दूँगा। तो इसको मैं लिखता हूँ R1। व्हाट इज़ R1? सबसे पहले मैं इंसिडेंट रे वेक्टर लिखता हूँ, ये क्या है, AI प्लस BJ। तो R1 वेक्टर रिफ्लेक्टेड क्या होगा, माइनस AI प्लस BJ। अब R1 मिरर 2 पे हिट करती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। M2 का नॉर्मल है Y के अलॉन्ग, माइनस वाई है, वाई है, ठीक है, माइनस वाई है क्योंकि नीचे की तरफ है। तो नॉर्मल अगर Y के अलॉन्ग होता है तो क्या करेंगे आप, Y वाला कंपोनेंट का साइन चेंज कर देंगे। तो इसको मैं अगर बोलूँ R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, Y वाला कंपोनेंट का साइन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। फर्दर ये R2 जाता है और मिरर 3 पे हिट करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। अगेन मिरर 3 का नॉर्मल X के अलॉन्ग है, तो इस रिफ्लेक्टेड रे जो फाइनल R है उसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ X वाला कंपोनेंट का साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा AI माइनस BJ, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक लाइन में, बस ये सिंपल सा ट्रिक आपको रखना है कि जो भी कंपोनेंट नॉर्मल के अलॉन्ग है उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये सब, इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके तुरंत हो जाएंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे भी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि कंपोनेंट निकालना अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूला आप ज़रूर याद कर लेना, ये P का फार्मूला, A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ B अपॉन मॉड B का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सुनिए ध्यान से क्या दिया हुआ है। आपको ओरिजिन O दिया है, दिस इज योर ओरिजिन, और दिया है 2 पार्टिकल्स हैं, A जो R1 के पोजीशन वेक्टर पे रखा है और दूसरा B जो R2 के पोजीशन वेक्टर पर रखा है। तो ये चीज़ है, R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ, अभी मैंने पोजीशन वेक्टर की बात नहीं की है, बस पोजीशन वेक्टर आप ये समझो कि जो उसकी पोजीशन है ओरिजिन से, जो उस पार्टिकल को लाइन ज्वाइन करती है उसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाएं इस तरह एरो बना के, तो ये बन जाता है मेरा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर ये R2 है, B पार्टिकल यहाँ इसको मैं एरो से दिखाऊं तो ये बन जाएगा मेरा R2 पोजीशन वेक्टर। तो R2 पोजीशन वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन को मैं वेक्टर फॉर्म में शो कर रहा हूँ, ओरिजिन से उस पार्टिकल की जो भी पोजीशन है वहाँ तक मैंने एक एरो रख दी, उसी एरो को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो R1 और R2 आपको गिवन है। फिर क्या होता है कि A पार्टिकल को V1 वेलोसिटी वेक्टर दिया जाता है R2 के पैरेलल। क्या दिया जाता है, V1
वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू r2 और b को v2 वेलोसिटी वेक्टर दिया जाता है r1 के पैरेलल। देखो इसको इस पैरेलल सच दैट ये एक पैरेललोग्राम टाइप का अरेंजमेंट बनता है। a को मैंने पैरेलली लॉन्च किया r2 वेक्टर के और b को मैंने पैरेलली लॉन्च किया r1 वेक्टर के और v2 है पैरेलल टू r1 वेक्टर। आपको बताना है कंडीशन फॉर टू पार्टिकल्स टू मीट। कंडीशन बतानी कि दोनों पार्टिकल जाके मिल जाए यहाँ पे। उस पॉइंट को हमने P मान लिया है, ठीक है। तो लेट द पार्टिकल्स मीट एट पॉइंट P। अच्छा, अब जब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ कि v1 इज पैरेलल टू r2 वेक्टर, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब उनके यूनिट वेक्टर सेम हो जाएंगे, राइट। तो अगर हाँ, एक चीज़ और मान लो आप कि सपोज t टाइम के बाद मिल रहे हैं, लेट द पार्टिकल्स मीट एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t। तो a वाला पार्टिकल अब a से चल के P पर पहुंच गया, कितने टाइम में? t टाइम में। सिमिलरली b पार्टिकल b से हट के P पे पहुंच गया, कितने टाइम में? t टाइम में। तो ये वाली जो पोजीशन वेक्टर, फिर से ये वाला जो वेक्टर बनेगा रेड कलर से जो शो हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? t टाइम्स v1 वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी में टाइम इनटू करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट a से p के तक ही तो है, राइट। तो AP वेक्टर क्या बन लिखूंगा मैं? t टाइम्स v1 वेक्टर। सिमिलरली BP वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? t टाइम्स v2 वेक्टर। t स्केलर है क्योंकि एक टाइम, ठीक है। अब आप देखो, जब दोनों पार्टिकल P पे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब मीट कर रहे हैं, तो P की पोजीशन वेक्टर मैं ओरिजिन से कैसे लिखूंगा? एक एरो बना दूंगा O से P तक और इसी वेक्टर, इसी एरो को मैं बोलूंगा कि P की पोजीशन वेक्टर। अब आप इस पैरेललोग्राम में देखो, OP वेक्टर को मैं या तो लिखूं OA प्लस AP, OP वेक्टर को मैं लिख सकता हूं OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। इस ट्राइंगल से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। और नीचे वाले ट्राइंगल से क्या लिख सकता हूँ कि OB प्लस BP वेक्टर, OB प्लस BP वेक्टर, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके मैं OA को क्या लिखूंगा? R1 वेक्टर प्लस T टाइम्स V1 वेक्टर इज इक्वल टू OB R2 वेक्टर प्लस T टाइम्स V2 वेक्टर, ठीक है। मैं एक पास कर लेता हूँ R1 माइनस R2 इक्वल टू T टाइम्स V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। ये आपकी एक इक्वेशन बनती है वेक्टर फॉर्म में। लेफ्ट साइड वाला, इसको मैं इरेज करता हूँ जरा। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में, लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी एक वेक्टर है और राइट साइड वाली क्वांटिटी एक वेक्टर है। दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो। तो यहाँ पर हमें टाइम नहीं पता है, राइट। टाइम हमें नहीं गिवन है, हमें कंडीशन निकालनी है दो पार्टिकल से मीट करने की। हमें R1 R2 दिया है, V1 V2 दिया है। तो अगर हम दोनों का यूनिट वेक्टर, तो सबसे यूनिट वेक्टर सेम करना होगा हमें, राइट। T हमें नहीं गिवन है हमें, लेकिन ये पता है कि किसी वेक्टर में स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड उसका मल्टीप्लाई हो जाता है और डायरेक्शन सेम रहती है। तो पहली चीज़ आप ये लिखिए, व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड to a vector, its magnitude gets multiplied and direction remains same। और जब डायरेक्शन सेम होगी का मतलब है यूनिट वेक्टर सेम रह जाएगा, जो पहले था वही रहेगा, भले ही आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर ऑफ T V1 माइनस V2
इज सेम एज यूनिट वेक्टर ऑफ v1 माइनस v2। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम होगा क्योंकि सिंपली मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और वो क्या होगा v1 माइनस v2 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ v1 माइनस v2 का वेक्टर। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन कि जब दो वेक्टर, मैंने पहले ही बताया कि दो वेक्टर सेम है तो उनको यूनिट वेक्टर सेम होंगे। व्हेन टू वेक्टर्स आर सेम देयर मैग्नीट्यूड as well as unit vectors are also same। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसी को मेन इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 है ये। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर तो ये वेक्टर लेफ्ट साइड वेक्टर राइट साइड वेक्टर के बराबर है तो लेफ्ट साइड वेक्टर का यूनिट वेक्टर और राइट साइड वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम होगा। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा r1 माइनस r2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2। राइट साइड वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैंने बताया कि स्केलर से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा v1 माइनस v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस v2 वेक्टर। यही चीज़ अब मैं लिख दूंगा, r1 माइनस r2 वेक्टर ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 वेक्टर। इसको मैं इक्वल कर दूंगा राइट साइड के यूनिट वेक्टर v1 माइनस v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। और ये मेरी अब बिना टाइम के कंडीशन बन जाएगी दोनों पार्टिकल्स को मीट करने की, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी कि आपको P पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं T टाइम के बाद उसका पोजीशन वेक्टर दोनों तरफ से लिखना पड़ेगा, एक बार ऊपर के रास्ते से A पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, एक बार B पार्टिकल से रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि P पॉइंट पे दोनों पार्टिकल्स पहुँच गए तो आप P चाहे इधर से चल के पहुँचो चाहे इधर से चल के पहुँचो, बात बराबर है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। या CV में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैरम बोर्ड प्रॉब्लम। बेसिकली एक आपको वेक्टर का ना लग के ज्योमेट्री का क्वेश्चन ज़्यादा लगेगा, बट क्योंकि CV में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली आपको एक कैरम बोर्ड दिया हुआ है, ये ब्लैक कलर से जो आप देख रहे हैं, ये इसमें 4 पॉट्स हैं कॉर्नर के। O इसका सेंटर है, मतलब कैरम बोर्ड का सेंटर है। ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है और ये डैश लाइन इस वाले दोनों साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो O बेसिकली सेंटर है। O पे एक कॉइन थी जिसको आपने स्ट्राइकर से कुछ ऐसा स्ट्राइक किया कि ये O से जाती है, पहले A पे हिट करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो अगेन रिफ्लेक्ट होगी, तो वही वाला लॉ लगेगा कि जिस एंगल से इंसिडेंट होगी थीटा, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी थीटा। A से रिफ्लेक्ट होके C होते हुए ये फाइनली इस वाले पॉट में पॉट हो जाती E में। ठीक है, आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या गिवन है, आपको साइड्स गिवन है। इस कैरम बोर्ड की साइड L है, तो ये वाली आधी डिस्टेंस L/2 में शो किया है और ये वाली भी आधी L/2, और दिस इज ऑल्सो L/2। ठीक है, तो सबसे पहले पाथ ट्रेवर्स क्या होगा, A से C से E। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से मैंने नॉर्मल बना लिया है, वो इस पॉइंट को B बोल रहा हूँ मैं। OAB, ये वाला एंगल ऑब्वियसली मेरा 90 हो जाएगा दोनों केस में। ठीक है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल CAB। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब आप देखो ये एंगल सेम है दोनों में, ये वाला एंगल भी सेम है, तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा 180 माइनस करके, और ये साइड कॉमन है। ऑल एंगल्स आर सेम
एंड वन साइड इज कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सिंस ऑल एंगल्स आर सेम वन साइड कॉमन। इसका मतलब क्या होगा मेरा? पहला OA आ जाएगा बराबर AC के और OB बराबर आ जाएगा BC के। ठीक है, ये दो इक्वेशंस मेरी बन जाएंगी। अब सिमिलरली मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूँगा ABC और EDC। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC। अगेन देखो ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है। ठीक है, ये एंगल ऑपोजिट एंगल सेम होंगे, तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा, ये थीटा आ जाएगा 180 माइनस ये करके। ठीक है, और एक साइड बराबर है, ये साइड आपकी L/2 है। ठीक है, और इसमें ये साइड L/2 है, तो ऑल एंगल्स आर सेम एंड वन साइड इक्वल। इसका मतलब ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो फिर से मैं लिखूंगा BC बराबर हो जाएगा CD और AC हो जाएगा बराबर CE के। ये हो जाएगा मेरी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। क्या लिख सकता हूँ मैं कि OA बराबर AC बराबर CE और OB बराबर BC बराबर CD। अच्छा, OB बराबर BC बराबर CD और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? L/2। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, मैं पहले लिख लेता हूँ, OB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू L/2। इसका मतलब OB कितना हो जाएगा मेरा? 3 टाइम्स OB लिख लेता हूँ मैं इस लेफ्ट साइड को और इसको L/2, तो OB मेरा हो जाएगा L/6। ठीक है, अब इस ट्रायंगल से आते हैं OAB में। ट्रायंगल OAB में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OA क्या हो जाएगा मेरा? अंडर रूट AB क्या है मेरा? व्हाट इज AB? L/2 प्लस OB क्या है मेरा? L/6 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरा L/2 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 1/9। तो ये मेरा बन जाएगा √10 टाइम्स L/9। ठीक है, नहीं सॉरी 9 नहीं होगा, ये आ जाएगा 18 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये मेरा OA बन गया। अब मुझे निकालनी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो वो क्या होगी मेरी? OA प्लस AC प्लस C और तीनों इक्वल हैं। टोटल डिस्टेंस OA प्लस AC प्लस C। यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों तीनों इक्वल है, तो 3 टाइम्स OA हो जाएगी, तो 3 टाइम्स L/2 अंडर रूट 1 प्लस 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है √10/6 टाइम्स L। देख लेना, आप ये चेक कर लेना एक बार ये सही आंसर है कि नहीं, पर फंडा यही है कि आप सबसे पहले
ये साइड ये साइड ये साइड तीनों बराबर आ जाएंगी और वो L/6 हो जाएगी, और ये साइड और ये साइड बराबर आ जाएंगी। तो आपको जब पाथ पूछेगा तो 3 टाइम्स किसी एक का ले लोगे इसका, और ये निकालने के लिए आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे इस ट्रायंगल में। ये वाली साइड L/2 होगी, ये वाली साइड L/6 होगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा टफ वर्जन एक देख लेते हैं, और ये आज का लास्ट स्लाइड है। इस केस में आपको कैरम बोर्ड दिया हुआ है, अगेन ओ सेंटर दिया हुआ है, ये आधी वाली साइड L/2 हो जाएगी। अब सेंटर से यहाँ पर कॉइन ना जाके आपने कुछ ऐसा स्ट्राइक किया कि ए पॉइंट से शुरू होती है। ए पॉइंट इसका सेंटर है, इस हाफ बोर्ड का सेंटर है, मतलब कि L/4 डिस्टेंस पे है दोनों तरफ से। ए से कॉइन जाती है, पहले बी पे पहुँचती है, फिर बी से रिफ्लेक्ट होकर सी पे जाती है। अच्छा, तो बी पे जब रिफ्लेक्ट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फ़ा दिया हुआ है, और यही अल्फ़ा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए से बी तक पहुंचती है, तो ये जो डिस्टेंस है बी की यहाँ से ए से वर्टिकल डिस्टेंस, इसको मैंने y माना है, ये गिवन नहीं है, y मैंने माना हुआ है। तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस मैंने L/2 माइनस वाई से शो की है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस L/2 है। ठीक है, कॉइन बी से रिफ्लेक्ट होकर सी पहुँचती है, सी अगेन मैंने सी की डिस्टेंस इस एंड से W मानी हुई है, ये गिवन नहीं है, तो दूसरी एंड से डिस्टेंस L-W हो जाएगी। यहाँ पर कुछ बीटा एंगल बनता है इंसिडेंट का, तो रिफ्लेक्शन का भी बीटा एंगल ही बनेगा, और फाइनली ये जाके इस कॉर्नर वाले पॉट में चली जाती है। ठीक है, ये वाली नॉर्मल थी, इस इंसिडेंट इस यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ उसके लिए ब्लैक कलर वाली नॉर्मल थी, और जो सी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ उसके लिए रेड वाली नॉर्मल थी, जो मैंने नीचे से खींच दी है। तो ये एंगल 90 होंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए पॉइंट से लेके इस डॉटेड ब्लैक लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इस पॉइंट को बोलना है एफ। ठीक है, ये मैंने वाई माना हुआ है, राइट, ये वाली डिस्टेंस। तो ट्रायंगल ए बी एफ में देखो आप, ए बी एन एफ, ये वाला एंगल अल्फा दिया है, तो tan अल्फा आप डिफाइन कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी एफ में देखो आप, tan अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितनी है y, और ये डिस्टेंस कितनी है L/4, y डिवाइडेड बाई L/4, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अच्छा, दूसरा मैं क्या करूँगा, अब इस ट्रायंगल में जाऊँगा, BEC, अगेन ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो अगेन यहाँ से भी मैं tan अल्फ़ा डिफाइन कर सकता हूँ। ट्रायंगल BEC, tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या है L/2 माइनस वाई अपॉन ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाउ मच इज दिस, ये मैंने ऑलरेडी W माना हुआ है। अब मैं थर्ड इस ट्रायंगल में जाऊंगा। अब इस ट्रायंगल में जाने के लिए पहले तो आपको ये बीटा दिया हुआ है, राइट, और ये 90 दिया हुआ है। तो अगर ये 90 है और ये बीटा है, तो ये थर्ड वाला एंगल x मान लो इसे, अभी मैं बता रहा हूँ इसको मैंने अल्फ़ा क्यों सेव किया है। तो x प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब x हो जाएगा मेरा 90 माइनस बीटा, और इस ट्रायंगल में आओ, BEC में ही देखो आप, अल्फ़ा बीटा और 90 तीन एंगल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल BEC से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है अल्फ़ा क्या आ जाएगा मेरा 90 माइनस बीटा। ये समझ में आया मैंने कहाँ से लिखा, ये लिखा मैंने ट्रायंगल C, इसको कुछ पॉइंट मान लो, G मान लो, CGD, ट्रायंगल CGD। CGD में देखो आप, ये एंगल बीटा है, ये एंगल 90 है, और इसको मैंने मान लिया x, तो मैंने लिखा x प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने x को लिख दिया 90 माइनस बीटा।
फिर मैं इस ट्रायंगल में गया CBE में, या BEC बोल लो आप, BEC जो भी बोलना है। इसमें भी एक एंगल अल्फ़ा है, एक एंगल बीटा है और तीसरा एंगल 90 है। तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। अल्फ़ा प्लस बीटा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मैंने निकाला अल्फ़ा इज़ 90 माइनस बीटा। यहाँ से क्या निकाला था मैंने, x की वैल्यू है 90 माइनस बीटा। इससे क्या पता चल रहा है मेरा, x इज इक्वल टू अल्फ़ा, इसीलिए मैंने ये एंगल अल्फ़ा शो किया है। तो यहाँ से भी आप tan अल्फ़ा लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो ट्रायंगल CGD से मैं tan अल्फ़ा क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर मेरा क्या है वो तो मुझे पता है L है, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, अगर ये डिस्टेंस W थी तो दिस बिकम्स L माइनस W। अब मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं tan अल्फ़ा की और तीन वेरिएबल्स हैं। अल्फ़ा वेरिएबल है, y वेरिएबल मुझे नहीं पता है और w मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके, कलर चेंज करता हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू L/4 tan अल्फ़ा। ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन यूज़ करके मैं w निकाल सकता हूँ। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन से इधर मल्टीप्लाई करूँगा और मैं w को लिखूँगा L माइनस L कॉट अल्फ़ा। इस इक्वेशन से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये इधर ले जाना है, tan अल्फ़ा को इधर ले जाना है। तो tan अल्फ़ा जब इधर डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको आप L कॉट अल्फ़ा लिख सकते हो और इधर L माइनस W हो जाएगा। तो W को इधर ले आओ, L कॉट अल्फ़ा को उधर ले जाओगे तो W बन जाएगा L माइनस L कॉट अल्फ़ा। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड को पुट कर देना है। पुट फर्स्ट, सॉरी नॉट फर्स्ट, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट y एंड w इन सेकेंड, ये वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा मेरा, tan अल्फ़ा बन जाएगा L/2 माइनस y क्या है मेरा L/4 tan अल्फ़ा अपॉन w क्या है मेरा L माइनस L कॉट अल्फ़ा। इसका मतलब मेरा L tan अल्फ़ा माइनस L इज इक्वल टू L/2 माइनस L/4 tan अल्फ़ा। यहाँ से मेरा tan अल्फ़ा आ जाएगा 3/2 अपॉन 5/4। राइट, यही आ रहा है ना, देख लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये इधर चला जाएगा 3L/2 हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा 5L/4। तो 3/2 डिवाइड बाई 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं कहा ना, ये बेसिकली एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन ज़्यादा है। आपको बस ध्यान देना है कि जब जहाँ पे इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, वो दोनों एंगल आपको सेम करना है। और tan अल्फ़ा आप तीन ट्रायंगल से इस केस में निकाल रहे हो। पहला इस छोटे वाले ट्रायंगल AFB से, फिर आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाओगे BEC में, यहाँ से tan अल्फ़ा, और फाइनली आप इस ट्रायंगल से निकालोगे tan अल्फ़ा। और ये वाला एंगल अल्फ़ा शो करते हो आप कैसे, तीनों एंगल्स का सम 180 करके। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।